समृद्ध व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बुनियाद बन रही है। ऐसे महायोगी माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि आज के इस शुभ मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें और जोरदार तालियों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के आज के इस समारोह में मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित वन विभाग से जुड़े हुए और नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायतों और नगर निकायों से जुड़े हुए यहां पर उपस्थित और वर्चुअली जुड़े हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरणविद और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे प्रभावित भी है। और इन सब चिंताओं को ध्यान में रख करके आप अनुमान करिए, आज से 51 वर्ष पहले भी 1972 में भी इस पे चिंता व्यक्त की गई थी और 51 वर्षों की इस यात्रा में यूएन में जब इन बातों को लेकर के चिंता व्यक्त की गई होगी, आज हम सबके सामने एक अवलोकन करने का अवसर है कि इन 51 वर्षों में हमने जो यात्रा तय की है, आर्थिक विकास की यात्रा, इस यात्रा में हमारा पर्यावरण कहां छूट गया। वास्तव में पर्यावरण है क्या? पृथ्वी, जल, पेड़ पौधे, ये सभी का एक जो समन्वित रूप है, यही तो पर्यावरण है।
पर्यावरण कोई इससे अलग नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हम सब की रचना भी आज आप देखते होंगे, गांव हो या शहर, नदी हो या नाले, आप में से सभी लोग सोचें ईमानदारी से, क्या हमने उनको क्षति नहीं पहुंचाई? जिस जल के बगैर जीवन नहीं, उस जल में हमने उसको प्रदूषित कर दिया। गांव में आप देखते होंगे, पहले गांव का तालाब गांव में उपयोग होता था, और बाद में लोगों ने क्या किया, गांव के पूरा ड्रेनेज, पूरा सीवर उसी नाले में उड़ेल दिया। आज क्या है, पहले गांव में लोग बीमार नहीं होते थे, आज तमाम प्रकार की बीमारियां गांव में आती हैं। जल जनित बीमारियां भी हैं और वेक्टर जनित भी तमाम बीमारियां हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस, ये तो है ही बड़े पैमाने पे। स्किन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बीमारियां भी उसके साथ हम लोग लेते गए। व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आज उसके उपचार में खर्च हो जाता है। परिवार में लगातार बीमारियों की दर बढ़ी है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम क्या है? आप सोचिए कि हमारे भारतीय मनीषा ने जब अपने मंत्रों को रचा होगा, उस समय उन्होंने प्रत्येक इस सृष्टि के जुड़े हुए, इस चराचर जगत के जुड़े हुए प्रत्येक वस्तु के कल्याण की बात की। उन्होंने कहा देव शांति, पृथ्वी शांति, यानी ये क्या है, जल में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, हर एक और शांति। शांति का मतलब यानी हम इसको प्रदूषण से मुक्त करें, किसी भी प्रकार का कोई इसमें प्रदूषण न हो, किसी भी प्रकार का अपशिष्ट इसमें न गिरे, किसी प्रकार की अशांति का एक कारण न बने, अराजकता का कारण न बने। ये भारतीय मनीषा की सोच थी, ये हमारी ऋषियों की सोच थी। हम इसके लिए यज्ञ करते थे, घर घर में हवन होता था। हमने इसको पूरी तरह तिलांजलि दे दी। हमने एक ऐसी जीवन पद्धति अपनाई जो जीवन पद्धति हमारे लिए ही आज घातक होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या है? आपने विगत वर्ष देखा होगा। अब तक मेरी जो आज से 30 वर्ष पहले 1990-91 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ सितंबर माह में आई थी, और ये मान्यता थी कि 100 वर्षों में सितंबर माह में पहली बार बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन गत वर्ष ये बाढ़ हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अक्टूबर माह में आई। यानी जून में मानसून नहीं आया, जुलाई में नहीं आया, अगस्त में नहीं आया, सितंबर में भी ना के बराबर बारिश थी, और अक्टूबर माह में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, बाढ़ ही बाढ़, हर ओर बाढ़ थी। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या बुंदेलखंड में, क्या
पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य उत्तर प्रदेश में हर ओर केवल बाढ़ ही बाढ़ थी, या तो कभी सूखा पड़ा है, कभी अतिवृष्टि के कारण फसलों को व्यापक नुकसान पहुंच पा रहा है। किसानों की आमदनी पर असर पड़ रहा है। दुनिया के सामने अन्न का संकट खड़ा होगा। आपने देखा होगा दिल्ली में नवंबर दिसंबर में उद्योग बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि स्मॉग के नाते लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। इतनी वायु प्रदूषित होती है। आप थोड़ी, जैसे सभागार में इतनी बड़ी संख्या में आप सब बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति अपनी आंखों से आराम से देख सकता है, बहुत शीतलता है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां पर प्रदूषण एक लेवल से ज्यादा है, इतनी देर में लोगों की आंखों से पानी बह रहा होता, आंखों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता, श्वास लेने में दिक्कत होती, वो स्वयं परेशान हो जाता। और यह स्थिति मैं विगत वर्ष स्वयं भी इस बात को देखा था। जब मैं दिल्ली की यात्रा पे गया था, एक दिन अचानक मैंने देखा कि मैं जैसे एयरपोर्ट पे बाहर निकला और मैं गाड़ी की तरफ निकल रहा था, मैंने देखा आंखों में मेरी जलन होने लगी। मैं कभी जलन क्यों हो रहा है? मुझे बताया गया कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और वायु प्रदूषण के कारण इस प्रकार की समस्या है। यानी हमने वायु को भी प्रदूषित कर दिया, जल को भी प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी को भी प्रदूषित कर दिया, तो इसका दुष्प्रभाव कहां पड़ा है? जलवायु परिवर्तन पर इसका असर पड़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना। यानी हम इस प्रकार की ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसके लिए अनेक प्रयास विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आपने देखा होगा आज ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट लग गई ना। कितने ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट है? सभी ग्राम प्रधानगण अपने हाथ खड़ा करें जहां पर उनके गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट चमक रही, एलईडी बल्ब चमक रहे होंगे, बिजली के बल्ब चमक रहे होंगे, और जो बल्ब चमक रहे हैं ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में, वे सभी एलईडी स्ट्रीट लाइट वही है। यानी वह अगर एक सामान्य 100 वाट का जितना आपको बिजली देगा, ये मात्र 5 वाट का बल्ब ही उतने में बिजली आपको, एलईडी बल्ब उतनी की बिजली दे देगा। यानी आपको 90 से 95 वाट का यह कार्बन उत्सर्जन कम स्वतः एक बल्ब ही कर दे रहा है। ऊर्जा की भी कम खपत और कार्बन उत्सर्जन भी कम। दूसरा, एक जैसी लाइट जब दिखती है तो एक अलग शाइनिंग होती है, अलग शोभा होती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज नगर एक जैसी दुधिया लाइट से चमकते हुए और जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। गांव-गांव में भी बिजली होती है, गांव-गांव चमकते हैं आज। अब पता ही नहीं लगता है कि हम गांव में हैं या शहर में हैं, पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये एलईडी स्ट्रीट लाइट कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक माध्यम बना। सरकार ने अपनी पॉलिसी में संशोधन किया। लोगों को कहा गया कि भाई आप बिजली के कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप सोलर पैनल लगा करके अगर अपने यहां इससे बिजली तैयार करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपका बिजली का बिल एक तो कम हो जाएगा, और अतिरिक्त बिजली जो आपके यहां सोलर पैनल से पैदा होगी उसको सरकार लेगी, उसका दाम आपको देगी, आपके बिजली के बिल से उसको कम कर देगी। यानी आपको
दुगना लाभ। खाली छत रहती ही है, मकान खाली रहता है, छत खाली पड़ा रहता है, अगर उसमें सोलर पैनल ही बिजली उत्पादन का काम करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा, आपको, इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी संस्थान को। यानी हर स्तर पर आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लोगों को उस प्रकार की व्यवस्था बनानी जा रही है। नमामि गंगे परियोजना जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आपने देखा होगा आज से पहले यानी 2014 के पहले गंगा कितनी प्रदूषित हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना बनाई। उससे पहले की स्थिति क्या थी? प्रयागराज में कुंभ होता था, कुंभ में हम लोग जाते थे, नदी प्रदूषित होती थी, लोग स्नान नहीं करते थे, आचमन नहीं कर पाते थे, स्नान नहीं कर पाते थे। जिस गंगा जल को हम पवित्र मानते थे उसको नहाने में हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब नमामि गंगे परियोजना के कारण गंगा जल स्वच्छ हुआ है, अविरल हुआ है, और परिणाम है अब हर व्यक्ति जाता है प्रयागराज में, गंगा जी में, काशी में गंगा जी में डुबकी लगा करके स्नान करता है और अपने को धन्य धन्य महसूस करता है। यह एक कार्यक्रम अमृत सरोवर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर हर ग्राम पंचायत में अमृत महोत्सव स्थापित करने के लिए कार्यक्रम बनाया। कितने ग्राम पंचायतों में अमृत महोत्सव बने, तालाब कितने गांव के लोगों ने अपने पुनरुद्धार करवाए हैं? कुछ ग्राम पंचायतें बता पाएंगे? यहाँ पे जितने ग्राम प्रधान हैं उनके कितने होंगे? वे लोग सभी बताएं कि कितने लोगों ने अपने यहां वो किया। आप अपने यहां हर ग्राम पंचायत में जो तालाब है, पोखरा है, उसका पुनरुद्धार करवाइए और उसको वृक्षारोपण से आच्छादित करिए। प्रयास करिए कि उसमें कोई गंदा पानी न जाए, और बरसात का पानी भी जाए तो छन करके जाए, जिससे जल संरक्षण और गांव में जल स्तर आपका ऊपर होगा, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा और गांव हरा भरा दिखेगा। गांव में बीमारियां नहीं आएंगी, गांव में जल का संकट नहीं खड़ा होगा। अन्यथा दुनिया के अंदर बहुत सारे देश और देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां जल का भीषण संकट खड़ा हुआ है। अगर हर घर नल की योजना को हमें सफल बनाना है तो हर घर नल की योजना के लिए आवश्यक है कि हर घर नल की योजना के लिए हम अगर हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं तो इसके लिए जल संरक्षण की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। याद रखना, बैंक से आप पैसा तभी निकाल पाएंगे जब बैंक में आपका बचत होगी। ये पानी भी आपके लिए उपयोगी तभी हो पाएगा और तभी आपको सतत रूप से मिल पाएगा जब भूगर्भीय जल होगा या जल प्रवाहित होता हुआ, शुद्ध जल प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, और उसको हमें उस प्रवाह को या उस भूगर्भीय जल को उस रूप में सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करने पड़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज कितने महान थे, उन्होंने पहले क्या काम किया था। मैं शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम है वहां पर हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाते हैं, लेकिन गांवों में सबसे अच्छा प्रयास क्या था? खाद का गड्ढा। हर ग्राम पंचायत में अपना खाद का गड्ढा होना चाहिए। गांव का जितना भी सॉलिड यानी जितना भी कूड़ा गांव का निकलता है, उस कूड़े को खाद के गड्ढे में पहुंचा देना। एक वर्ष के अंदर वो फिर से कंपोस्ट हो जाएगा। उस कंपोस्ट को ग्राम पंचायत उपयोग कर सकती है, उस कंपोस्ट को गांव सभा बेच सकती है, कोई किसान को दे सकती है, ग्राम पंचायत उसका उपयोग कर सकती है, फिर से खाद का गड्ढा आपका तैयार हो जाएगा। छोटी नगर निकायों को भी व्यवस्था बनानी चाहिए। प्लास्टिक मुक्त गांव हो या शहर, यह इसीलिए इसके लिए किया गया जिससे प्लास्टिक से मुक्ति का मतलब स्वच्छता की आधी से अधिक समस्या का समाधान। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी हर वर्ष मासूम बच्चों को निकलती थी, मस्तिष्क ज्वर की। इसका कारण क्या था? प्रदूषण ही इसका कारण था,
गंदगी ही इसका कारण था। खुले में शौच, जल जमाव, प्रदूषित जल ही इसका कारण था। और इसके कारण क्या हुआ? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौतें हुई थी उत्तर प्रदेश में। आखिर वे 50,000 बच्चे किसके थे? प्रदेश के थे, किसी न किसी परिवार के थे। हमने उन 50,000 बच्चों को 40 वर्षों में खोया है, और उन 40 वर्षों में जिन लोगों ने उन बच्चों को खोया है, आने वाले समय में किसी भी परिवार के सामने इस प्रकार का संकट न आने पाए, इसके लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण के प्रति उतना ही जागरूक होना, यह हम सबका दायित्व बनता है। और इसीलिए मिशन लाइफ इस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज इस बार का जो विषय दिया गया है कि सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण हेतु समाधान। ये प्लास्टिक पर हम लोगों ने राज्य में बैन लगाया था, 2018 में ही हमने बैन कर दिया था। आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कहा। प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, पॉलिथीन। अभी आप बाहर जाएंगे, आए हैं तो थोड़ा बाहर देखेंगे, एक वेंडिंग मशीन है, वहां पे 10 रुपए का सिक्का डालिए, वह मशीन आपको एक बैग दे देगी। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग जाते थे, और जब जाते थे तो शहर में अपने हाथ में एक बैग लेके जाते थे सामान लेने के लिए। सामान भी आता था और अच्छा रहता था, सस्ता भी मिलता था, बहुत अच्छा रहता था। अब लोग भूल गए, प्लास्टिक में उठा के लेके आते हैं, फिर प्लास्टिक को फेंक दिया, फिर गाय भी उसको खाती है। यानी हम कितना पाप कर रहे हैं। एक तो गाय खाएगी, गाय मरेगी, तो एक पाप गौ हत्या का। दूसरा पाप वही प्लास्टिक जब आप फेंकते हैं तो उस प्लास्टिक के कारण धरती माता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। एक तरफ हम कहते हैं माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं, ये उद्घोष भारत का ऋषि करता है। और दूसरी तरफ हम उस धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और तीसरा, जब वही पॉलिथीन किसी नाली में पड़ता है, या वही कप प्लास्टिक का या थर्मोकोल का कप, गिलास, प्लेट किसी नाली के अंदर गिरता है, तो नाली का पानी चौक होता है, फिर जल जमाव होता है, और फिर मच्छर, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, ये सब उससे पैदा होने लगते हैं। बीमारी, उसके कारण बीमारी भी। यानी कारण एक है लेकिन बीमारियां अनेक हैं, और इन सब बीमारियों का उपचार एक ही है। इस प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए इस बार के मिशन लाइफ को इस अभियान के साथ सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ जोड़ा गया है। यानी प्लास्टिक प्रदूषण हेतु समाधान, यह विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम वाक्य बनाया गया है। और इसमें जो 6 आर को इसके साथ जोड़ा गया है। रिड्यूज यानी उपयोग को कम करना, रीयूज उसका पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल उसका पुनर्चक्रण, रिकवर पुनरुद्धार, रिफर्बिशमेंट पुनर्निर्माण, और रिपेयर मरम्मत। यानी इन 6 आर के साथ इसको जोड़ करके इस बार के रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एवं लोकल क्लाइमेट एक्शन कार्यशाला, जिसके लिए आज ग्राम पंचायतों को और प्रदेश भर के सभी 762 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ा गया है। इसका समाधान है हम पर्यावरण अनुकूल अपना कार्य पद्धति अपनाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। अभी वन महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में। 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को इस वर्ष भी आगे बढ़ाएगी। और मेरी सभी ग्राम पंचायतों से, सभी नगर निकायों से मेरी अपील होगी
58,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। 58,000 ग्राम पंचायत लक्ष्य रखें, हर ग्राम पंचायत कम से कम 1000 वृक्ष लगाएगा और गांव में कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर हम एक वृक्ष न लगा लें। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी अपने उद्बोधन में उन्होंने आपको बताया एक वृक्ष की कीमत क्या है, एक वृक्ष का महत्व क्या है। और संकट का साथी है। इस भीषण गर्मी में कितनी उमस है आज। कल मैं देख रहा था 46 डिग्री टेम्परेचर था, और यह तो अभी तराई की स्थिति है। अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, पठारी क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, कहां जाएगा मनुष्य। इतनी भीषण गर्मी। पेड़ होंगे तो गर्मी के तापमान को और आराम कर देगा। यानी जहां अधिक घने वृक्ष हैं। मैं एक बार लखनऊ में था 2-3 वर्ष पहले, तो टेम्परेचर ऐसे 45-46 चल रहा था। अगले दिन मैं लखीमपुर खीरी के एक सेंचुरी में गया था। एक कार्यक्रम में वन विभाग ने एक कार्यक्रम रखा था, और जब मैं वहां गया था तो जैसे जंगल में हम लोग गए, वहां टेम्परेचर मुझे 37-38 के आसपास मिला। मैंने कहा भी क्या मौसम बदला है, तो बताया गया नहीं, मौसम बदला नहीं है। 5 से 6 डिग्री का अंतर स्वतः आ जाता है आप लखनऊ से और यहां के क्योंकि यहां घना जंगल है, और ये घना जंगल टेम्परेचर को अपने आप कंट्रोल कर लेता है। यानी इतना अंतर हम लोगों को वहां देखने को मिल रहा था। और इसीलिए हर 58,000 ग्राम पंचायतें अगर एक वृक्ष लगाना, 10 ग्राम पंचायत कम से कम 1000 वृक्ष लगाना का कार्य शुरू करें। 14,000 वार्ड और 762 जो हमारे नगर निकाय हैं, इनमें भी वृक्ष लगे तो 6 करोड़ तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये नगर निकाय और ग्राम पंचायतें स्वतः ही कर लेंगी। 6 करोड़ का लक्ष्य तो यही हो जाएगा। और इसके बाद वन विभाग और प्रदेश सरकार के सभी विभाग लगाएंगे व्यापक पैमाने पर 35 करोड़ वृक्ष। जो वृक्ष लगाएंगे उसकी रक्षा भी करेंगे, उसको बचाएंगे भी। हमने इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए हर लाभार्थी के घर में एक सहजन का पेड़ दिया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक गांव में गया था, और कुपोषित परिवार था, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था। हमने सहजन का पेड़ लगाया और पेड़ बड़ा होकर के वहां अब फली देने लग गया। तो मैंने उनसे कहा ये फली का उपयोग भी कर रहे हैं? तो उस परिवार ने कहा हाँ, इसी की सब्जी खाते हैं, इसी का सूप हम पीते हैं। तो मैंने कहा तब तो आपका कुपोषण वैसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ये इतना प्रोटीन से भरपूर है। वह साल में 2 बार फली देगा, सब्जी की भी आवश्यकता पूरी कर देगा, और उसकी जो पत्तियां हैं गाय को कोई खिलाएगा तो गाय भी हिष्ट पुष्ट रहेगी। यानी सब कुछ है प्रकृति में, उसको हम जानने का प्रयास तो करें, उसको हम पहचानने का प्रयास तो करें। और ये सभी अधिक से अधिक वृक्षारोपण को करना। सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम बने। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो 25 करोड़ वृक्ष अगर एक व्यक्ति एक लगाए तो 25 करोड़ वृक्षारोपण तो ये हो गया। शेष ग्राम पंचायतें, नगर निकाय और वन विभाग के साथ साथ सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगा। तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लिए 35 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करना कोई कठिन चुनौती नहीं है। आराम से इस कार्य को पूरा किया जा सकता है, और हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम हमारा चलेगा, लेकिन पर्यावरण अनुकूल आचरण हम सबकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसके लिए मैं ग्राम पंचायतों से इस बारे में कहूंगा कि वे वृक्षारोपण के लिए भी से माहौल तैयार करें,
खाली जमीनों पर इसके अतिरिक्त भी वृक्षारोपण होने चाहिए। खेल के मैदान के चारों तरफ भी व्यापक वृक्षारोपण लगाने चाहिए और इसमें परंपरागत उन पेड़ों को जिन्हें हम कभी दैवीय वृक्ष मानते थे, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, देसी जामुन है, देसी आम है, नीम है, ये सभी को व्यापक पैमाने पे आप लगाएंगे तो आपको इसका व्यापक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आज मिशन लाइफ के अंतर्गत हम लोग आज इस शपथ के साथ यहां जुड़े हैं। जो शपथ अभी आपने ली है, यहां पर जो लोग उपस्थित हैं गोरखपुर की पंचायतों से जुड़े हुए, नगर निकायों से जुड़े हुए और प्रदेश भर के सभी पंचायतों से जुड़े हुए लोग, ग्राम प्रधानगण और नगर निकायों से जुड़े हुए हमारे महापौर और चेयरमैन भी होंगे। उन सबको मैं इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप वन विभाग के माध्यम से प्रशासन के साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में प्रयास कर पाएंगे तो न केवल पर्यावरण बचेगा बल्कि हम जीव सृष्टि को बचाने में भी सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के शुभ मौके पर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और अब